बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने चैप्टर 2 से आगाज़ किया था बुक के एतबार से, और सिलेबस के एतबार से हम देखें तो हमने कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़ किया था। और कॉन्ट्रैक्ट के आगाज़ में हमने स्टडी करना शुरू किया था। सबसे पहले हमने इस एक एग्ज़ाम्पल से अंडरस्टैंड किया था कि हम ऑफरर कौन होगा और ऑफरी कौन होगा। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। और अगर दूसरे बंदे ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्या हुआ जी, ये ऑफरर बन गया और वो ऑफरी बन गया। और जिस चीज़ के बारे में गुफ्तगू हो रही है वो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर बन गया। फिर इसी एग्जाम्पल को हमने बुनियाद बनाकर एक डेफिनेशन लॉ ने हमें दी थी किसकी, ऑफ़र की। ऑफ़र क्योंकि दो तरह से हो सकती थी तो हमने दो उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जाम्पल बना ली, टू डू समथिंग की और नॉट टू डू समथिंग की। और फिर हमने यहाँ से ऑफर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पर्सन, ही इज मेकिंग एन ऑफर। फिर हमने कल थोड़ी सी टेक्निकल बातों को समझा कि लॉ प्रॉमिस किसे कह रहा है, कि जब कोई शख्स प्रपोजल दे और उस प्रपोजल को कोई एक्सेप्ट कर ले, यानी जब ऑफ़र करवाई जाए और एक्सेप्टेंस हो जाए, तो इसका नाम लॉ की लैंग्वेज में क्या है, प्रॉमिस। एक शख्स ने ऑफ़र करवाई, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दो के दरमियान क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। लेकिन अगर इस ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के दरमियान में कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है तो फिर इन दो के दरमियान में एग्रीमेंट हो गया। और अगर एग्रीमेंट करते हुए इंटेंशन टू एनफोर्स भी है, एनफोर्सेबिलिटी जिसको हमने कहा था, तो फिर इन दो के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसे हमने प्रॉमिस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा बारीकी से देखकर डिफरेंशिएट कर लिया कि प्रॉमिस में सिर्फ क्या हो रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन कोई इन्वॉल्व नहीं है। कंसिडरेशन को हमने कल डिफाइन किया था कैसे, समथिंग इन एक्सचेंज। लेकिन अगर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व हो गई है तो फिर एग्रीमेंट हो गया। और अगर जिस वक्त ये एग्रीमेंट कर रहे थे उस वक्त हमारी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो फिर ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। फिर हमने एनफोर्सेबिलिटी के ऊपर कुछ थोड़ी सी कल बातें की थी कि किसी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं की जा सकती। इलीगल चीज़ों के लिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं की जा सकती। लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों पार्टीज़ की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन भी मौजूद हो। फिर हमने लॉ की कुछ बेसिक बातें देखी। हमने कहा लॉ अज्यूम क्या कर रहा है, लॉ कह रहा है अगर तो एग्रीमेंट सोशल नेचर का है, डोमेस्टिक नेचर का है या रिलीजियस नेचर का है, तो लॉ कह रहा है कि हमने अज्यूम कर रखा है कि दोनों पार्टीज की इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। यानी दो लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉ कहता है हमने पहले ही अज्यूम कर रखा है। लेकिन अगर वो लोग एग्रीमेंट नहीं कर रहे बल्कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली क्या कर लें, उसको एग्रीड अपॉन कर लें कि यार हम ये आपस में एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में किसका फ़र्क है, एनफोर्सेबिलिटी का फ़र्क है। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर एक आदमी अपना वादा पूरा नहीं कर रहा तो दूसरा आदमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाए तो अदालत वो बात सुने, इसको हम क्या कह रहे हैं, एनफोर्सेबिलिटी। और अगर अदालत कहे कि यार ये आप दो का मामला है, हम इस मामले में नहीं पढ़ रहे, तो इसका मतलब है ये क्या था, फिर ये एग्रीमेंट था। तो लॉ कह रहा है ये जो सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, रिलीजियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, जिसको आप सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, लॉ तो इसको क्या कह रहा है, एग्रीमेंट कह रहा है। वो कह रहा है यहाँ प्रिजम्पशन ये है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है। आप अदालत में नहीं आएंगे कि जी मैंने इसे चाय पे बुलाया था, ये आया नहीं है, तो आप अदालत नहीं जाएंगे।
जी इसने मुझे कहा था जी डोनेशन देगा और ये अब दे नहीं रहा है जी, तो आप अदालत नहीं जाएंगे। इसने कहा था जी मैं कल से जो है ना नमाज़ पढ़नी शुरू कर दूंगा, लेकिन ये नमाज़ पढ़ नहीं रहा है जी, तो आप अदालत नहीं जाएंगे। ठीक है ना। ये हाँ, एक है रिलीजियस कंटेंट। अल्लाह के नबी ने तो हमें सिखाया कि आपकी ज़बान से जो भी लफ्ज़ निकले आप उसका अहद का वफा करें, पूरा करें उसको। लेकिन क्या काजी के पास चले जाएं, यहाँ ये बात हो रही है, क्या अदालत में चले जाएं? तो यहाँ अदालत में जाने की बात नहीं हो रही। और जो कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, लॉ कह रहा है हमने ज्यूम कर रखा है कि जब दो लोग आपस में ये बज़ाहिर, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन लॉ कह रहा है कि नहीं ये एग्रीमेंट नहीं है बल्कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, अगर आप इसे एग्रीमेंट बनाना चाहते हो तो फिर स्पेसिफिकली एग्री कर लो कि ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब अगर एक आदमी इसे इन्फोर्स नहीं करेगा, अप्लाई नहीं करेगा, तो दूसरा आदमी अदालत नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो फिर स्पेसिफिकली एग्री कर ले। यानी ये बाय डेफिनेशन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपने एग्रीमेंट करना है तो स्पेसिफिकली एग्री करें। और इधर का एरिया क्या है, बाय डेफिनेशन एग्रीमेंट है। अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली एग्री कर ले। क्लियर हो गई बात जी? अच्छा जी, फिर हमने इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी इस सारी बात को अंडरस्टैंड कर लिया था कल। फिर हमने काइंड ऑफ ऑफर्स को भी डिस्कस किया था कि ऑफर कितनी तरह की हो सकती है। हमने कहा दो तरह से देखा जा सकता है। नंबर वन, हाउ मेड, ऑफर की कैसे गई है। वो कहता है ऑफर दो तरह से की जा सकती थी, एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। टू होम मेड किसको की गई है, जनरल पब्लिक या स्पेसिफिक, ये भी कल हमने सारा अंडरस्टैंड कर लिया था। अच्छा जी, अब आते हैं जी, दो अहम इंग्रेडिएंट थे ना, प्रॉमिस तक पहुंचने के दो अहम इंग्रेडिएंट थे। वन वाज ऑफर एंड अदर इज एक्सेप्टेंस। क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई तो, और इन्फोर्सेबिलिटी इन्वॉल्व हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है बुनियाद तो कहां से शुरू होगी, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर किसी शख्स ने किसी को ऑफर करवाई है तो कैसे भी ऑफर करवा दी और उसने एक्सेप्ट कर ली है तो बस ठीक हो गया काम। जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million। यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस फॉर ₹10 million। फर्ज करें इसकी बजाय मिस्टर कामरान उसे ऑफर करवा रहा है, विल यू परचेज माई हाउस, तो उसने कहा यस आई एम विलिंग टू परचेज योर हाउस। एक बंदे ने ऑफर करवाई और दूसरे ने एक्सेप्ट कर ली, तो क्या प्रॉमिस हो गया, क्या प्रॉमिस हो गया, हो गया कि नहीं हो? प्रॉमिस के लिए तो कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब इसके बावजूद कुछ चीजें हैं, इसका मतलब है हर बात ऑफर और एक्सेप्टेंस में पूरी नहीं उतरेगी, बल्कि देयर मस्ट बी सम एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ठीक है ना, कि ऑफर के अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे तो ये वैलिड ऑफर कहलाएगी। फिर एक्सेप्टेंस के कुछ उसूल होंगे, उन उसूलों पर एक्सेप्टेंस की जाएगी तो वैलिड होगी। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर? नंबर 1, 2%। नंबर 2, सर्टेन एंड डेफिनेट। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। नंबर 4, कम्युनिकेशन। नंबर 5, ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेंट। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन इसको। कंडीशनल, नेगेटिव कंफर्मेशन, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। अब ये ऑफर से रिलेटेड हमें कुछ बातें ये पढ़नी है। अब हम असल में इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई, हमने पढ़ने तो हम क्या लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये तो ज़िम्नन रस्ते में जिक्र आ गया किसका, प्रॉमिस का। रस्ते में जिक्र आ गया किसका, एग्रीमेंट का। ये पढ़ने नहीं लगे, पढ़ने तो क्या लगे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं अगर किसी शख्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो यकीनन उसमें कोई ऑफर होगी, यकीनन उसमें कोई एक्सेप्टेंस होगी, यकीनन उसमें कोई कंसिडरेशन होगी। तो अब हम ये देख रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑफर है वो कब वैलिड ऑफर कहलाएगी। असल में हम कॉन्ट्रैक्ट की ऑफर देख रहे हैं, ये बात समझाइए आपको, नॉर्मल ऑफर नहीं देख रहे। वो तो हमारा मौजू नहीं था, वो तो बात को शुरू करने के लिए ऐसे की जा रही थी। वो कहते भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट होने लगा है तो सबसे पहली बात दो लोगों के दरमियान होगा ना। एक शख्स खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मैं अपनी गाड़ी खुद को ही बेच रहा हूं, मैं अपना घर खुद ही को बेच रहा हूं, तो ये तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। तो देयर मस्ट बी 2 पर्सन। फॉर ए वैलिड ऑफर देयर नीड टू बी 2 पर्सन। अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। कोई शख्स खुद को ही ऑफर नहीं करवा सकता, अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरी है 2 पर्सन इन्वॉल्व हो कम से कम। ठीक होगी बात जी। अमजद ऑफर टू सेल हिज सुजुकी मेहरान 2008 मॉडल टू हबीब फॉर ₹4,50,000। 2 लोग हैं। इस एंगल से अब जब हम यहां से कह रहे हैं ना ये वैलिड है, हम सिर्फ ये कंडीशन देख रहे हैं कि क्या ये कंडीशन पूरी हो गई है। यस, ये कंडीशन पूरी हो गई। अच्छा जी, सर्टेन एंड डेफिनेट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अब हम कौन सी ऑफर का जिक्र कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑफर। और कॉन्ट्रैक्ट वाली ऑफर के दरमियान में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होएगी ना। वो कहते हैं जब कोई शख्स किसी को ऑफर करवा रहा हो ना तो ये सर्टेन होनी चाहिए, पता चले किस चीज की ऑफर हो रही है। और अगर उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो वो सर्टेनली पता हो क्या कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। आप सिग्नल पे खड़े थे और एक ऑटो वाला आया, आपको जाना था कहीं, उसने ऑटो को स्लो किया, आपने कहा फलां जगह तक चलोगे, उसने कहा बिल्कुल चलेंगे। आपने क्या करवाई है, ऑफर। उसने क्या किया है, आपने कहा कितने पैसे लोगे, कहता सर जो मुनासिब होगा दे देना। क्या ये एक वैलिड ऑफर हो गई है, सर्टेन नहीं हुई। जो मुनासिब होगा ने इसको सर्टेन नहीं रखा। ठीक है। एक शख्स के पास 2 गाड़ियां थी, एक कार ए थी एक कार बी थी। उसके ध्यान में था मैं कार ए सेल कर रहा हूं। उसने आपको कहा कि विल यू परचेज माई कार, तुमने कहा यस। उसने एक प्राइस भी बताई, आपने कहा यस। वो अपने जहन में इस गाड़ी की प्राइस दे रहा है, आप ये समझ रहे हैं। फर्ज किया ये उसके पास होंडा सिटी है, ये उसके पास कोई स्पोर्टेज है। अब आप वो ये सेल कर रहा है, आप ये सोच रहे हो मसलन इस गाड़ी की कीमत थी 25 लाख रफली, वो कह रहा है जी 30 लाख की गाड़ी खरीदनी। आपने कहा बिल्कुल खरीदें, क्योंकि आप सोच रहे हो कि स्पोर्टेज 30 लाख की मिल रही। क्या ये ऑफर और ये एक्सेप्टेंस लॉ की नज़र में कबूल हो गई है? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? सर्टेन नहीं है, ऑब्जेक्ट सर्टेन नहीं है, या प्राइस सर्टेन नहीं है, या बंदा सर्टेन नहीं है। तो लॉ कहता है फिर ये ऑफर ठीक। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ द ऑफर इज अनसर्टेन। अगर ऑफर ही अनसर्टेन हुई तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वजूद में नहीं आ रहा होगा। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान एंड promised to buy another if the first one proves lucky। अब पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं हो रही, दूसरे वाले की बात हो रही है कि यार अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी साबित हुआ ना तो फिर मैं आपसे दूसरा भी खरीद लूंगा। अब लकी तो डेफिनेट एंड सर्टेन नहीं है, कैसे पता चलेगा कि आपके लिए लकी हुआ है कि नहीं हुआ? ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब है अगर कोई मॉनिटरी टर्म इन्वॉल्व है तो दैट शुड बी स्पेसिफाइड।
जो मुनासिब हो दे देना, ये डेफिनेट नहीं है, ठीक है ना। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। दो एसेंशियल्स हमें समझ आ गए। नंबर 1 2%, नंबर 2 सर्टेन एंड डेफिनेट। नंबर 3 कॉन्ट्रेक्चुअल। जब कोई शख्स ऑफर करवा रहा हो तो उसकी इंटेंशन ये हो कि अगर ये बंदा सामने से एक्सेप्ट कर लेगा तो हम दो के दरमियान क्या क्रिएट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाए। एक है कि किसी का सिर्फ इरादा पूछना, वो ऑफर नहीं है, ठीक है ना। ऑफर का मतलब है कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन मौजूद हो कि हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने का इरादा है। एन ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन जब बात कही जा रही थी तो इसका मकसद ये था कि अगर अगले वाला यस कर दे तो मेरा और इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अदील इनवाइट बाबर टू डिनर, इट डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, सो देयर इज नो वैलिड ऑफर। कम्युनिकेशन, अनदर एस्पेक्ट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। किसको, जिसको की गई है, टू ऑफरी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। अगर किसी शख्स को ऑफर कम्युनिकेट नहीं की, ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई, तो वो इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। जरा लीगली बात को समझने की कोशिश करनी। ऑफर होगी तो आप एक्सेप्ट करोगे, अगर ऑफर नहीं है तो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ऑफर होना नहीं है, ऑफर का कम्युनिकेट होना है। मसलन एक शख्स का कोई बड़ा चहीता पेट गुम गया, उसने ढूंढा घर में इधर उधर, वो परेशान हुआ। वो एक मुलाजिम था घर का, वो बेचारा ढूंढने के लिए जल्दी से निकला। पीछे से 3-4 दोस्त बैठे हुए थे उसके, या हमसाए खड़े हुए थे। उसने कहा मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा जो मेरा ये पेट ढूंढ लाए। तो जो 4 लोग थे ना, ये ढूंढने निकल गए। थोड़ी देर में वो जो मुलाजिम पहले निकला हुआ था ना, वो पेट पकड़ के आ रहा था। तो उसने ला कर दिया, देके वापस आ गया। बाहर आया तो हमसाया नजर आया उसे। उसने कहा हाँ भाई क्या बात है, तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी है। उसने कहा क्या हुआ? कहा यार तुम तो पेट ढूंढ लाए हो। कहता हाँ मैं ढूंढ लाया हूँ। कहते फिर तो 1 लाख रुपया मिला होगा तुम्हें। मैंने कहा नहीं कौन सा लाख रुपया? कहा नहीं मालिक ने तो तुम्हारे ने ऐलान कर रखा था कि जो पेट लेकर आएगा उसे 1 लाख रुपया मिलेगा। वो जल्दी से गया और जाके कहा कि जनाब मुझे तो इनाम दे मेरा जो 1 लाख रुपया था। मालिक ने कहा नहीं वो तो मैंने उस वक्त ऐसे ही जज्बात में कह दी थी बात, ये तो घर आ ही जाना था पेट खुद ही। अब उसे लगा कि यार ये तो बड़ी ज्यादती हुई। अब ये सोच रहा है कि मैं अदालत चला जाऊँ। तो अगर ये अदालत जाएगा तो अदालत इसके हक में फैसला क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इसको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई थी। हाँ वो जो 4 लोग बैठे हुए थे जिन्हें वो ऑफर कम्युनिकेट हुई, इनमें से कोई ढूंढ कर लाता और ये बाद में कहता कि नहीं यार मैं तो मजाक से कर रहा था। नहीं कॉन्ट्रैक्ट कल हम पढ़ कर गए, उसका लिखा होना जरूरी नहीं था। क्योंकि उन 4 लोगों को ऑफर कम्युनिकेट हुई थी और वो ये ऑफर सुनकर ढूंढने के लिए निकले, उनका ढूंढने के लिए निकलना एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन ये जो पहले आदमी निकल गया था उस वक्त कोई ऑफर एग्जिस्ट, ऑफर बाद में वजूद में आई, लेकिन इसको कम्युनिकेट नहीं हुई थी। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड का ये मतलब है। एक शख्स ने घर खरीदना था, जिस शख्स का घर है वो कहीं कराची रहता था। उसने उसे एक लेटर लिखा कि यार क्या तुम ये 2 करोड़ का घर सेल करना चाहते हो?
अच्छा, उधर कराची वाले का भी इन्हीं दिनों में जहन बन रहा था कि घर सेल करने का। उसने इसे लेटर लिखा कि यार भाई, आपके बिल्कुल साथ वाला घर है, क्या तुम ये 2 करोड़ का लेना चाहते हो? वो 2 करोड़ का बेचना चाहता है, ये 2 करोड़ का लेना चाहता है। इसने उसे खत लिखा हुआ है, उसने इसे खत लिखा हुआ है। तो क्या एग्रीमेंट हो गया? क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया? क्यों नहीं हुआ? ये दोनों ही ऑफर हैं। वो भी ऑफर करवा रहा है, ये भी ऑफर करवा रहा है। ऑफर कम्युनिकेट होने के बाद एक्सेप्ट हो सकती है, हालांकि बात दोनों एक ही कर रहे हैं, बात दोनों एक ही कर रहे हैं। वो 2 करोड़ का घर बेचना चाह रहा है, वो 2 करोड़ का लेना चाह रहा है। तो बज़ाहिर तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन लॉ की नज़र में नहीं हुआ। पहले ऑफर आएगी, फिर इसे कोई एक्सेप्ट करेगा, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऑफर आएगी और कम्युनिकेट होगी। The communication is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. आपने ऑफर करवाई है, आपने लेटर जो है वो डाक में डाल दिया, पोस्ट के जरिए लेटर जा रहा है। रास्ते में ही कहीं पोस्टल ऑफिस से डाक मिसप्लेस हो जाती है, तो क्या ऑफर कम्युनिकेट हुई है? नहीं हुई है। वो कहता है कम्युनिकेशन इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. अगर उस तक नहीं पहुंची फिर भी कम्युनिकेट नहीं है। In case an offer is made by post, its communication will complete when the letter reaches the offeree. उस तक लेटर पहुंचेगा तो कंप्लीट हो। An offer can be made by words spoken or written or through conduct of person. ये कलम पढ़कर गए ना कि ऑफर कितनी तरह की हो सकती थी? 2 तरह की। नंबर 1 स्पोकन और नंबर 2, ठीक है ना, यानी बाई वर्ड्स। वर्ड्स में भी स्पोकन और रिटन और एम्प्लॉयड भी हो सकते थे। जरूरी नहीं है कि ऑफर जो है वो अल्फाज से ही की जा रही हो। देयर आर सम सर्कमस्टांसिस, कल भी हमने उसकी बात की कि जहाँ पर ऑफर कैसे की जा रही होती है? एम्प्लॉयडली, और एक्सेप्टेंस भी सम टाइम एम्प्लॉयडली। वो कल वाली एग्जांपल्स हमारी, वो कुली वाली एग्जांपल, वो सिग्नल वाली एग्जांपल, और बहुत सारी एग्जांपल आगे चल कर आएंगे इंशाल्लाह। Mohsin says to Noor that he is willing to sell his motorcycle for ₹20,000. This is an offer communicating expressively. वो शू शाइनर वाली एग्जांपल आ गई कि आप जाकर बैठ गए, उसने शू शाइन करना शुरू कर दिया। आपका बैठना और उसका ये होना, ये इम्प्लाइडली ऑफर हो गई, कम्युनिकेट भी हो गई। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट। An offer must be made with a view to obtain the consent of other person to propose act or abstinence. फिर उसी एग्जाम्पल पे वापस चले, क्योंकि ऑफर 2 चीज़ों की हो सकती है ना, टू डू समथिंग, और नॉट टू डू के लिए लॉ क्या करता है? एब्सटिनेंस। ठीक है, इसलिए लॉ ने यहाँ दोनों लफ्ज़ दोबारा लिख दिए कि ऑफर करवाने का मकसद दूसरे शख्स की रजामंदी हासिल करना होना चाहिए। ठीक है ना। और असल में यह भी शायद आज ही के लेक्चर में वहां तक पहुंच जाए, ऑफर एक खास टाइम फ्रेम पर जो आप मुंह से बात कर रहे होते हैं ना, उसका नाम है। यानी जब आप, एक है निगोशिएशन करना, इंफॉर्मेशन लेना, दैट इज नॉट ऑफर। ठीक है ना, दैट इज नॉट ऑफर। ऑफर कब होती है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप एक बात कह रहे हैं, अगर अगला यस कह दे तो बस ये डन हो गई बात। ये जो आखिरी वाला वर्ड्स थे ना, ये ऑफर थी असल में। मसलन अगर आप किसी दुकान पर खड़े हैं और आपने पूछा एक चीज़ कितने की है, उसने कहा जी 2 लाख रुपए की है, तो ज़रूरी नहीं है ये ऑफर ही हो, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन ही ले रहे हैं अभी, और उसे भी पता है यार ये पूछ ही रहा है,
तो निगोशिएशन होते होते किसी कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। वो जो आखिरी वाला जिसके यस के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, एक्चुअली वो ऑफर थी और वो एक्सेप्ट हुई है। फिर यहीं हम एक बात पढ़ेंगे कि अगर आप एक ऑफर के अगेंस्ट दूसरी ऑफर लगा दें तो इसको कहते हैं काउंटर ऑफर। मतलब आपने कहा जी ये चीज़ कितने की है, आप कोई लैपटॉप परचेज करने गए, उसने कहा जी 1.5 लाख रुपए का है। आपने कहा यार नहीं 1.25 लाख रुपए का लगाना है, नहीं। आपने कहा चलो दे दो, तो कहते नहीं आपको नहीं देना। तो यार ये तुमने 2 लाख का कहा था, मैं 2 लाख दे रहा हूं, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। लॉ की नज़र में नहीं, जैसे ही आप उसने 2 लाख बताया, ये ऑफर थी, आपने कहा नहीं यार 1.25 लाख रुपया लगा लो, 1,25,000 रुपया लगा लो। आपने क्या कर दी, काउंटर ऑफर ने पहले वाली ऑफर को लैप्स कर दिया, खत्म हो गई है वो, अब ऑफर एग्जिस्ट नहीं करती। आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? हाँ, अब आप दोबारा उसे कह रहे हो अच्छा यार 2 लाख का दे दो, अब आप ऑफर करवा रहे हो, अब सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन वो जो उसने इनिशियल ऑफर करवाई हुई थी, वो आपके काउंटर ऑफर करवाने की वजह से क्या हो गई है, लैप्स हो गई है। ये बात समझ आ गई है? जब कोई शख्स किसी ऑफर के अगेंस्ट काउंटर ऑफर करवा दे, रादर देन एक्सेप्टिंग ही ऑफर अ काउंटर ऑफर, तो जो ओरिजिनल ऑफर है वो कानून की नजर में क्या हो गई, लैप्स हो गई। अक्सर लोग बाद दफा इस बारीकी को ना समझने की वजह से आपस में बहस कर रहे होते हैं। मसलन आप एक ऑटो वाले के साथ खड़े हैं, वो कह रहा है जी 700 रुपया लूंगा, आपने कहा जी 500 ले लो, उन्होंने कहा नहीं। 2 मिनट बाद आपने कहा चलो ठीक है, कहते नहीं यार सर अब नहीं जाना मैं। अब आप बहस कर रहे हैं कि नहीं तुमने 700 का, अब क्यों नहीं चलते? नहीं, लीगली वो ठीक कह रहा है, उसकी 700 वाली बात आपकी 500 कहने के बाद खत्म हो गई है। An offer must be made with a view to obtain the consent of other person. कौन से रिलेटेड, कौन सी कंसेंट, या टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कंडीशनल ऑफर, एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। वो कहते हैं ऑफर में बाज दफा कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है। It is on the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept or reject it. A conditional offer lapses when the condition is not accepted. आपके पास एक प्लॉट था, आपने सेल करना था, आपने ऑफर करवाया कि यार मैं आपको ये 5 मिलियन का दे दूंगा, लेकिन साथ ही एक कंडीशन लगाई, पेएबल इन कैश। ठीक है, क्या कंडीशन लग गई, पेएबल इन कैश। उसने कहा ओके जी हमारा आपका सौदा डन हो गया, लेकिन मैं आपको डिमांड ड्राफ्ट दूंगा, कैश नहीं दूंगा। अब आम जिंदगी में कैश और डिमांड ड्राफ्ट एक ही बात है, दोनों कोई खास फर्क नहीं है, भाई पैसे ही है दोनों। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? लॉ कह रहा नहीं, एक कंडीशन लगी थी पेएबल इन कैश, या आपने एज इट इज एक्सेप्ट करना था, और अगर आप एज इट इज नहीं कर रहे तो एक्चुअली आप काउंटर ऑफर दे रहे हो। आप कह रहे हो कि यस ये मुझे मंजूर है लेकिन ये मेरी शर्त है, तो ये तो काउंटर ऑफर बन गई। ये बात समझ आई है? वो कह रहा है जब किसी चीज के साथ कोई कंडीशन लगी हुई हो, तो जब आप ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो विद कंडीशन करेंगे, और अगर आप कहें कि नहीं मुझे बाकी सारी बातें मंजूर हैं, ये बात मंजूर नहीं है, तो ये काउंटर ऑफर का दर्जा रखती है लॉ की नजर में। अ कंडीशन ऑफर लैप्स व्हेन कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? कंडीशन ना एक्सेप्ट करके आपने क्या दे दी है, काउंटर ऑफर दे दी, और जब काउंटर ऑफर दे दी तो पहली ऑफर हमेशा ही लैप्स हो जाती थी।
कोई भी कंडीशन लगाई जा सकती है। लॉ कह रहा है ये इख्तियार है, हाँ आपको कंडीशन कबूल है, ठीक है, नहीं कबूल है तो आप ना कॉन्ट्रैक्ट करें। Aslam offered to sell his furniture to Amjad for rupees 25,000 on the condition that advance payment is made within 3 days of offer. Amjad does not pay within 3 days. He cannot accept the offer. अब वो कंडीशन खत्म हो गई, जब कंडीशन खत्म हो गई तो ऑब्वियसली ऑफर खत्म हो गई। नेगेटिव कंफर्मेशन, वो कहते हैं किसी चीज से ऑफर में हमने कंफर्म करवाना है, टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे की रजामंदी हासिल करनी है। वो कहते हैं ये जो रजामंदी हासिल करनी है ना, दैट शुड बी पॉजिटिव कंफर्मेशन। क्या मतलब है इस बात का? कि आपने नेगेटिवली किसी चीज को कंफर्म नहीं करवाना। यानी आपने कहा जी भाई ये घर मैं आपको 2 लाख रुपए का दे रहा हूं, अगर आपने 2 दिनों तक मुझे इसका इनकार ना किया तो मैं समझूंगा आपने ले लिया। नेगेटिव कंफर्मेशन। क्या कह रहे? नहीं नहीं, जब हमने कंफर्म करवाना है तो अगले बंदे से यस करवाना है, नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होगी। ठीक है ना? एन ऑफर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ negative confirmation. That is, if it is not accepted in a specified time, then it will be presumed to have been accepted. ये तो नेगेटिव कंफर्मेशन। अच्छा, हम जो अकाउंटेंट है ना, अभी आप अल्लाह खैर आफियत रखे आगे ऑडिट का पेपर पढ़ेंगे, जब हम अकाउंटेंट नेगेटिव कंफर्मेशन को अपने प्रोफेशन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं करिए। यानी नेगेटिव कंफर्मेशन जिंदगी में कई जगह पर इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन हम जब ऑडिटर्स जाते हैं किसी कंपनी में और उसके रिसीवेबल्स डेटर्स अपने कंफर्म करने, अब कंपनी कह रही है जी हमने 5 करोड़ रुपया लोगों से लेना है। आपने कहा पता नहीं लेना भी है कि नहीं लेना। आपने कहा मुझे लिस्ट ऑफ डेटर्स दे दो अपने। उन्होंने आपको बता दिया एक लिस्ट, क्योंकि आप ऑडिटर है उन्हें बताना पड़ेगा। उन्होंने एक लिस्ट दे दी। आपने लोगों को एक ख़त लिखा, लेटर लिखा एज एन ऑडिटर कि यार मैं इस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, कंपनी के मुताबिक आपकी तरफ 8 लाख रुपया कंपनी का है। किसी को लिखा जी 6 लाख है, किसी को लिखा जितने जितने पैसे थे। कि अगर ये अमाउंट ठीक नहीं है तो मुझे इस लेटर का रिप्लाई कर दें, अदरवाइज मैं अज्यूम करूंगा कि ठीक है। क्या किया इस्तेमाल हमने? नेगेटिव कंफर्मेशन। और ये हम करते हैं ऑडिट के अंदर, क्योंकि यहां हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट कर रहे। ठीक है ना? लेकिन लॉ कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि अगर कहीं आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसे क्रिएट कर रहे हैं तो वो ऐसे नहीं क्रिएट हो सकता। दैट शुड बी पॉजिटिव कंफर्मेशन। कि 2 दिन में जवाब ना दिया तो इट इज एज्यूम कि फ्री हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो सकता। एन ऑफर कैन नॉट बी मेड इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। खामोशी को नीम रजामंदी नहीं समझा जाएगा। जी हाँ, ये जब हम ऑडिट पढ़ेंगे ना, वहां ये पढ़ेंगे कि यार इस वाले लेटर लिखने में क्या रिस्क है। एक बंदा वैसे ही उसने कहा यार मैं इसका नौकर लगा, मैं क्यों लेटर का जवाब। बहुत सारे लोग हैं ना कि यार मुझे क्या लगे, इस लेटर लिखने में ये रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है ना? वो ऑडिट में जाके हम पढ़ेंगे कि फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, इससे बेहतर ऑप्शन कौन सी है और क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो यहां फिलहाल नहीं पढ़ रहे। अच्छा जी, अब एक छोटी सी और बारीक बात आ गई लॉ की, वो जो मैंने थोड़ी सी इसकी बेस बनाई भी है पहले। वो कहते हैं यार एक फ़र्क को समझिए आप, इन्विटेशन ऑफ। वो कहते हैं यार अक्सर लोग ना इसमें परेशान हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं ऑफ़र किसी और चीज़ का नाम है, और अक्सर जिस चीज़ को आप ऑफ़र समझ रहे हैं वो क्या है? इन्विटेशन ऑफ एन ऑफ़र।
मतलब एक घर के बाहर लिखा हुआ है घर बराए फरोख्त, क्या मतलब है इसका? इनविटेशन ऑफ, क्या मतलब? क्या मतलब? आपको इनवाइट किया जा रहा है कि अगर आपने ये घर खरीदना है तो आप ऑफर लगाएं कितने का लेना आपने। ठीक होगी बात? इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन इनविटेशन टू ऑफर इज एन एक्शन इनवाइटिंग अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी सिर्फ मैंने अपनी अवेलेबिलिटी बताई है कि आई एम अवेलेबल, ये घर मैं बेच रहा हूं, ये गाड़ी मैं बेच रहा हूं, ये मोबाइल मैं बेच रहा हूं, ये लैपटॉप मैं बेच रहा हूं, बस मैंने अपनी अवेलेबिलिटी बताई है। आप ऑफर करवाएंगे फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। मोटी बात हो गई। अब इसमें थोड़ा बारीकी में चलते हैं। वो कहते हैं कि क्या चीजें इस कैटेगरी में आती हैं। वो कहते हैं डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, डाइन इन में जाके बैठे, वेटर आया, उसने आके आपके सामने मेन्यू रख दिया। अब मेन्यू के ऊपर फूड भी लिखा हुआ है, उसकी प्राइस भी लिखी हुई है। बज़ाहिर हम क्या समझ रहे हैं कि रेस्टोरेंट क्या करवा रहा है, ये ऑफर करवा रहा है। आपने कहा यार ये कढ़ाई बना लो, मैं कहा सर ये तो नहीं बना रहे हम आजकल। कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने ये प्राइस दी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कह रहे नहीं नहीं नहीं, रेस्टोरेंट जब आपके पास मेन्यू लेकर आया था वेटर, तो वो असल में आपको कह रहा था कि आप ऑफर करवाएं, फिर रेस्टोरेंट वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, कोई चीज हमने ऑक्शन पर सेल करनी है, बोली लगानी है, तो जो उसकी एडवर्टीजमेंट की गई है वो क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। सेल परचेज बाय टेंडर। टेंडर किसे कहते हैं? अखबार में एक इश्तार दे देते हैं। फर्ज करें राइस को 200 कंप्यूटर चाहिए लैब बनाने के लिए, लेट्स अज्यूम। राइस ने अखबार में इश्तार दिया कि इस स्पेसिफिकेशन के हमें 200 कंप्यूटर चाहिए, इस रेट पर जो देना चाहता है हमारे से रब्ता कर ले। तो एक बंदा 200 कंप्यूटर ट्रक पे लाद कर ले आया कि ये आगे नहीं, ये क्या करें? कहता सर आपने एक प्राइस लिखी हुई थी, मुझे कबूल थी, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ली। नहीं, दैट इज नॉट एन ऑफर, दैट इज इनविटेशन टू ऑफर। आप ऑफर लेकर आए हैं, अब हमारी मर्जी होगी कि हम उसे एक्सेप्ट कर ले या के रिजेक्ट कर दें। इससे भी ज्यादा खतरनाक जो आमतौर पे आप सब कंफ्यूज हैं, जिसमें डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन, आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर गए, वहाँ आइटम्स डिस्प्ले पर मौजूद हैं, प्राइस भी लगी हुई है। आपने आइटम उठाई, अपनी ट्रॉली में रखी, अब आप शॉपिंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप बिलिंग काउंटर पर आए। आपने कोई एक प्रोडक्ट एक्स रखी हुई थी, बिलिंग काउंटर वाला जब उसका बिल करने लगा, उसने कहा सर ये चीज़ फॉर सेल नहीं है। यार वहाँ रखी हुई थी, प्राइस भी लिखी हुई थी। कहते नहीं सर वो गलती से शायद किसी बच्चे ने रख दिया, ये फॉर सेल नहीं है। क्या आप अदालत जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि लॉ की नज़र में डिस्प्ले पर रखी हुई चीज़ें इनविटेशन टू एन ऑफर थी। आप अपनी कोर्ट में डाल के उनको जब बिलिंग काउंटर पर लाए हैं ना, ये आपकी ऑफर है कि ये चीज़ें आपके बताए हुए रेट पर आई एम विलिंग टू परचेज। अब अगर कैश काउंटर वाला बंदा इसका बिल बना दे तो ये एक्सेप्टेंस है, ना बनाए तो हर ऑफर की तरह वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपकी ऑफर। दैट्स इट। बात समझ आई है? लेकिन आज से पहले आपके साथ ऐसा हो रहा होता तो आपने वहां लड़ने खड़े हो जाना था कि भाई ये चीज सेल पे लगी है, मैं उठा ले, तुम कैसे नहीं दे रहे? लेकिन लॉ की नजर में ये इनविटेशन टू एन ऑफर था। इसी तरह कि कहीं आप फ्रूट मार्केट में जा रहे हैं, वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हैं, कोई रेडी वाला खड़ा है, उसने एक रेट लगाया हुआ जी खरबूजे इस रेट पे मिल रहे हैं।
आपने उतर के शॉपर में डाले, उन्होंने कहा नहीं सर आपको नहीं देने, आप तो लड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं, उसका राइट है भाई। वो जो उसने रेट लिख के लगा रखा है दैट इज इनविटेशन टू एन ऑफर, दैट इज नॉट ऑफर। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला बोला था कि जब हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, प्राइसेस बता रहे हैं, तो इनमें से हर बात ऑफर नहीं है, इनमें से बहुत सारी चीजें क्या हैं, इनविटेशन टू ऑफर है। बढ़ गई है, हाँ जाहिर पाकिस्तान है। नहीं, अब क्या हुआ, अब काउंटर ऑफर होगी। आपने एक चीज़ देखी, काउंटर पे लिखी हुई थी 5,000 रुपया, आपने उठाई और आप पहुंच गए काउंटर पे। वो जो वहाँ डिस्प्ले पे 5,000 लिखा हुआ था वो क्या था, इनविटेशन टू एन ऑफर। अब आप ऑफर लेकर काउंटर पे पहुंचे, उसने कहा नहीं सर इसकी कीमत बढ़ गई है, 6,000 रुपये की है। ये क्या है, काउंटर ऑफर है। अब आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं करना चाहते छोड़ दो, ऑफर बन गई है। ठीक होगी ना बात। तो वो कह रहा है भाई कि एक फर्क को समझें, ऑफर को और इनविटेशन टू एन ऑफर को समझें। अच्छा, इसमें मैं एक और एंगल भी आपको दिखाता हूं इस सारी बात का। नॉर्मली वैसे तो हमने पढ़ा था जनरल ऑफर भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ये सारी बातें अगर आप देखें तो ये स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं है, जनरल टाइप की ऑफर। जो हमें अगर लग भी रही थी तो ये कौन सी ऑफर होती, जनरल। तो लॉ कह रहा है कि यार ये वाली जो जनरल ऑफर्स है ना, ये ऑफर नहीं है बल्कि क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर है। जी वो बर्तन धोने पड़ते हैं बाद में अगर खा लिए ना खा नहीं। अब मैं ये तो मैंने मजाकन बात कर, जब वेटर आया और उसने ऑर्डर ले लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बाद में आधे घंटे के बाद कह दे कि चीज़ अवेलेबल नहीं है, अब आप उसे सू कर सकते हैं, ठीक है ना। वो यानी उसका वो जो मेन्यू था वहाँ तक बात ये क्या थी, इनविटेशन। लेकिन अब आपने ऑफर करवाई और सामने वाले शख्स ने ऑर्डर ले लिया, अब नहीं चेंज हो सकता। सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, आपने देखा बाद दफ़ा कई कंपनी घरों में आपके ब्रोशर फेंक जाती हैं कि ये चीज़ इस रेट पर मिल रही है जी हमारी दुकान पे। अगेन ये तो वही रेट लिस्ट है, ये तो इनविटेशन टू एन ऑफर है। आप जाएं और वहाँ प्राइस चेंज होगी तो आप कहें जी ये तो आप तो मेरे घर में प्राइस दे के गए थे। या आप ये जो बड़े हमारे स्टोर्स हैं, मेट्रो, हाइपर स्टार और ये यहाँ जहाँ भी जाएं, समटाइम वहाँ शुरू में ही उन्होंने काउंटर के ऊपर कुछ अपनी ऑफर्स और वो चीज़ें रखी हुई होती, रेट लिस्ट रखी होती। तो क्या वो ऑफर है, तो पता चला वो भी ऑफर नहीं है, वो भी क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफर है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई। आजकल जैसा आई कैप का मिजाज चल रहा है कि कोई एक बात पकड़ी उसको लेते लेते आगे चल रहा है, या सिचुएशन बना बना के चल रहा है, तो ये सिचुएशन वो बनाएगा मिक्स करके। कितनी बातें आ गई है, 1 2 3 4 5, बस ये 5 बातें हमारे लिए क्या हैं, इनविटेशन टू ऑफर। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर सामने वाला ऑफर करवा रहा है तो फिर वो ऑफर कहला रही होगी। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, इट इज एन ऑफर। अब जरा फर्क समझें, जरा फर्क समझें। मिस्टर कामरान ने मिस्टर नोमान को ऑफर करवाई थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million। नोमान ने एक्सेप्ट कर ली तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। अब जरा इसको हम चेंज करते हैं। मिस्टर कामरान ने घर के बाहर लिख के लगाया हुआ घर बराए फरोख्त 10 million, अब ये इनविटेशन टू ऑफर हो गई है। यानी इनविटेशन टू ऑफर के अंदर एक क्लू मौजूद है कि वो जनरल पब्लिक को हो रही है।
टेंडर जनरल पब्लिक को, ऑक्शन जनरल पब्लिक को, गुड का रेस्टोरेंट जनरल पब्लिक को, स्टोर जनरल पब्लिक को, प्राइस लिस्ट जनरल पब्लिक को। बात समझ आ गई है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। When there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicating to other party. अच्छा जी, अच्छा ये वाली बात को ज़रा और आगे चल के भी इसने आना है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को बेहतर कर दूं यहाँ पर। वो कहते हैं अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तो नंबर 1 ये कम्युनिकेट करने ज़रूरी है कि ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। और अगर कोई शख्स उसको वायलेट कर रहा है, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कोई एक पेपर है जिसकी फ़ीस है 20,000 रुपीज़। कॉलेज ने कहा जी 20% जो है ना आप एडवांस जमा करवा के इसकी सीट रिज़र्व करवा सकते हैं। तो कितने पैसे बन गए जी? 4,000। एक बच्चे ने ऑनलाइन बैठा, उसने 3,000 रुपया जमा करवाया, और सोचा कि मेरी सीट रिजर्व होगी। अब लॉ क्या कह रहा है, ये थोड़ी आगे चल के बात आएगी। लॉ कह रहा है कि यस, एक कंडीशन आपने लगाई हुई थी, स्पेशल कंडीशन, कि सीट रिजर्व करवाने के लिए 20% ऑफ द फी जमा करवाना ज़रूरी है, और ये आपने कम्युनिकेट भी की हुई थी। इसके 3,000 रुपये भेजने से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन लॉ अभी भी इस लॉ हमेशा ना लेजिस्लेटर क्या करते हैं, जो वीकर पार्टी होती है ना थोड़ा उसका साथ दे देता है। लॉ कहता है लेकिन यार एक बात है, जब इसके 3,000 आए थे ना तो आप इसको कम्युनिकेट करते कि भाई 3,000 से सीट रिजर्व नहीं होगी, या तो 1,000 रुपये और भेजो वरना आप अपने 3,000 वापस ले लो। और अगर आपने सोचा कि 3,000 आए हैं, जब आएगा वापस कर देंगे, इसमें क्या मसला है, तो फिर सीट रिजर्व हो गई है। बात समझ आई है? अगर मेरी कोई स्पेशल कंडीशन थी और सामने वाले ने उसको पूरा नहीं किया, तो मुझे उस बात को फौरन बताना पड़ेगा कि यार ये आप उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है? आपने कहा जी सब लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ये कंडीशन थी आपकी। एक बंदा आया फिजिकली अप्लाई करके चला गया। नहीं नहीं, आपको उसे कहना चाहिए था कि नहीं सर फिजिकली नहीं अप्लाई होता, ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपने बात नहीं की तो फिर एक्सेप्टेंस हो गई है। ये बात समझ आई है? ये असल में इस तनाजुर में बात लिखी हुई है, लेकिन ये बात आगे थोड़ा चलकर डिटेल आएगी इसकी। अच्छा जी, फिर एक कंपैरिजन आपकी किताब ने बनाया हुआ है, ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। ऑफर इज मेड टू गेट एक्सेप्टेड बाय, यानी ऑफर का मतलब होता है मैंने ऑफर करवाई है, अगला सामने वाला एक्सेप्ट कर ले तो हम दो के दरमियान क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर का मकसद ऑफर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है। ऑफर का मकसद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है कि अगर सामने वाला यस करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इनविटेशन टू ऑफर का मतलब है अगर सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो ऑफर बन जाएगी। यानी अभी भी एक्सेप्ट करने का इख्तियार मेरे पास रहेगा इनविटेशन टू एन ऑफर में, लेकिन ऑफर में एक्सेप्ट करने का इख्तियार मेरे पास नहीं होगा, बल्कि ये इख्तियार किसके पास स्विच हो जाएगा, ऑफरी के पास, अदर पार्टी के पास स्विच हो जाएगा। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर इज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, और यहां क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ इनविटेशन टू ऑफर इज टू रिसीव ऑफर फ्रॉम द अदर पार्टी। जाहिर है यही एक बात है, बदल बदल के लिखी हुई है।
ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड, एन इन्विटेशन टू ऑफर बिकम ऑफर। अगर आपने एक्सेप्ट कर, शॉप के अंदर चीजें रखी हुई थी, प्राइसेस लिखी हुई थी, जब आप चीज रैक से पिक कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? ऑफर कर रहे हो। इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने से ऑफर क्रिएट होती है, ऑफर को एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। क्लियर होगी बात? चलिए जनाब, कल यहां से इंशाल्लाह फर्दर आगे चलेंगे, लेकिन आप कुछ काम कर रहे हैं साथ साथ के नहीं? आप वो ले आए हैं जरा वर्कबुक और वो ले आए हैं? चलिए, सबसे पहले तो ये नोट्स से जहां से आपने याद करना है, ठीक है ना? ये मैंने कल आपको समझाने की कोशिश की थी कि स्लाइड में और नोट्स में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो अब ये आपके पास एक छोटा सा 3 पेजेस हैं टोटल, जहां से आपने याद करने हैं और इसे सालन से दूर रखना है, ठीक है? अफ्तारी नोट्स पे रख के नहीं करनी है। अच्छा जी, तो ये 3 पेजेस हैं टोटल। फिर इसमें से भी हमने वर्क कैसे किया हुआ है कि जब आपने इन 3 पेजेस को अच्छी तरह याद कर लिया, समझ लिया, एक दफ़ा रिटेन हो गए, आइंदा सिर्फ उसके पीछे फिर एक समरी बनी हुई है हाफ पेज की ओनली, ठीक है ना? ये आपके काम आएगी आइंदा। ऐसे हाफ पेज करते करते ये 18 पेजेस का जो हमें नज़र आ रहा है, 18 चैप्टर जो नज़र आ रहे हैं, ये 18 से 20 पेजेस रह जाएंगे आखिर में हमारे पास, ठीक है ना? अगर आप साथ साथ काम करेंगे। अब हमने ये नोट्स को जो है कर लिया, कुछ आ गई। जैसे अब मैं आज आपके ज़िम्मे थोड़ा सा काम लगाता हूँ। सबसे पहले जी वर्कबुक क्या काम कर रही है, वर्कबुक के कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो सीए में आया है उसको अंग्रेज़ी लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है। उसका एक हल है, वो नोट्स में से रटे लगा ले चीज़ों को थोड़ा सा, ताकि उसे लिखना आ जाए। अच्छा, नोट्स में बाद दफ़ा पूरी बात चल रही है, यहाँ हमने क्या किया हुआ है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है रूट क्वेश्चन का। जैसे आप 9th-10th में पढ़ते थे ना शॉर्ट क्वेश्चंस, ये अब हमने इसमें से लर्निंग आउटकम 1 के शॉर्ट क्वेश्चन अलग बना दिए। मसलन व्हाट इज एन ऑफर एंड हु इज एन ऑफरर। फिर सेकंड आ गया हु इज एन ऑफरी, व्हाट इज प्रॉमिस एंड होम आर पार्टीज इन्वॉल्व, व्हाट आर द एक्सप्रेस प्रॉमिस। अब ऐसे छोटे छोटे सवाल बन गए ताकि एक बात एक वक्त में आप लर्न कर रहे हो। फिर लर्निंग आउटकम 1 ही के नीचे आपको क्या नज़र आ रहे हैं, MCQs नज़र आ रहे हैं। MCQs तो मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा क्लास में। अभी आप क्या करेंगे, हमारा ऑलमोस्ट लर्निंग आउटकम 1 कंप्लीट हो गया है, इसकी वर्कबुक आप देखना शुरू करेंगे, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे MCQs हैं, ये हम क्लास में सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। आज आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 1 आपकी होम असाइनमेंट है। जॉन द ऑनर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी मेक एन ऑफर टू जेनी अ सप्लायर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3 पर। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी मौजूद है। ये आपने कोशिश करनी है, आज आपने पढ़कर आना है, इसको देखकर आना है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, यहाँ से आगे चलेंगे।